खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। हाई वोल्टेज लाइन से फार्म हाउस मैनेजर की मौत के बाद हत्या के लगे आरोप। नौगांवा के धनेटा गांव में सामने आई घटना। खुशखेड़ा के भीषण हादसे को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं भिवाड़ी पुलिस ने कई जगह अवैध पटाखे और सामग्री जब्त कर 2 को किया गिरफ्तार। वृद्ध दुकानदार का सिर फोड़कर लूटी हजारों की नकदी। खेली सैयद में हुई वारदात। और शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप के दोषी को हुई 20 साल की जेल। पोक्सो। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र के ग्राम धनेटा स्थित रेनबो फार्म हाउस पर 11,000 केवी विद्युत लाइन के पोल से 2 लोगों को करंट लग गया। इसके चलते दिल्ली निवासी सचिन और यूसुफ गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सचिन की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सचिन रेनबो फार्म हाउस में मैनेजर था। फार्म हाउस के पास से 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। सचिन और यूसुफ फार्म हाउस पर एडवर्टाइजमेंट पोल लगाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पोल बिजली की लाइन से छू गया, जिससे दोनों को तेज करंट लग गया। पुलिस ने मृतक सचिन के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। उधर मृतक के परिजन मनोज सिंह ने मौजूदा ठेकेदार और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सचिन की अनबन चल रही थी, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है। परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उधर सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सचिन कुमार नाम है। एक्चुअली यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्योरवेज इंफ्रा करके, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर थे, और ये इनके ही पूरी जिम्मेदारी थी वहाँ पर क्वालिटी चेक करना कि कैसे मकान बन रहे क्या है। जिसमें कि इनके कॉन्ट्रैक्टर से कुछ विवाद हो गया था कि प्रोडक्ट खराब आ रहा था इनका। तो उन्होंने पूर्व में भी थाने में सूचित किया था कि इस तरह से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनका विरोध कर रहा हूँ कि आप लोग गंदा माल मत लगाओ, यहाँ पे सही माल लगाओ और गुणवत्ता वाला माल लगाओ। जिसके कारण इन लोगों का काफी आपस में विवाद रहा, और इसी बीच में खबर आई अचानक मुझे कि इनके तो एक्सपायर हो गए हैं अचानक। कैसे हुआ ये? जो इनके साथ के कॉन्ट्रैक्टर लोग थे, इनके साथ पहले भी विवाद था, और इनकी कंपनी के लोगों ने कह रखा था इनको, सचिन देओल को, कि 3-4 दिन बाहर मत निकलो, तब तक हम लोग मामला सुलटा देते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने साथ मीटिंग करके कॉम्प्रोमाइज कराया, फिर भी विवाद चलता रहा, और जिसके बारे में सूचना दे ही चुके थे, परंतु अचानक ऐसा हो जाएगा ये पता नहीं था कि लोग हमराय होकर के और एक साथ इस तरह का कारनामा कर देंगे। क्या किया इन्होंने कल क्या किया? जहां तक मुझे पता है और जो बताया गया है कि बिजली के तार के करंट से उनकी मौत हो गई है। अच्छा। जबकि बाकी चीजें पोस्टमार्टम आने के बाद पता चलेगी, बट मुझे जहां तक पूरा अंदाजा है कि इन सब लोगों ने एक राय होकर उनकी हत्या की है। रेमो कंपनी पे रहता था ये। अच्छा। तो ऊपर 11,000 का तार था, वो उसका बैकेट हट गया जेसीबी का। अच्छा, फिर क्या करंट लग गया था? हाँ, करंट लग गया इससे। अच्छा, अब क्या कहाँ लेकर आए फिर आप? इसको अलवर लेकर आया था, रास्ते में दम देगा। ये भाई फारूक था इसके साथ, मैं तो बाद में आया हूँ, 1-1.5 घंटा बाद में। अच्छा। हाँ, इन फोन करा, फिर गांव के और भी बंदे तो कितने दिनों से काम कर रहा है, किसके पास करता था? हाँ, तो ये कोई दिल्ली का सेठ है, हम नहीं जानते उसको। अच्छा। किसके पास काम कर रहा है? क्या करता है दिल्ली का सेठ? वो जमीन ले रखी इसमें धनेटा गाँव में। शोर परिवारजनों द्वारा रिपोर्ट पुलिस थाना नौगांव पर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। अब मृतक सचिन का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराने के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घटना क्या सामने आई और रिपोर्ट अभी क्या दे रहे हैं? रिपोर्ट तो इन्होंने 103 क्लॉज 1 BNS में मुकदमा दर्ज कराया है। जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास में कोई करंट की लगने की बताई गई थी, अब अनुसंधान जारी किया जाएगा। ये क्या हत्या का मामला दर्ज कराया? उन्होंने हत्या का मामला दर्ज कराया, वो दर्ज कर दिया। निवासी सचिन है? ये सचिन कुमार ऊन पड़ता है शामली जिले में, वहाँ के रहने वाले। भिवाड़ी के खुशखेड़ा क्षेत्र में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 7 की मौत के मामले में कांग्रेस ने बुधवार को धरना दिया। साथ ही मिनी सचिवालय परिसर के गेट पर प्रदर्शन किया गया।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत के नेतृत्व में आयोजित धरने में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी और वरिष्ठ नेता SR यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने इस दर्दनाक हादसे में मृत 7 श्रमिकों के परिजनों को न्यूनतम 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देने और गंभीर रूप से घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता की मांग उठाई है। साथ ही सभी घायलों का निःशुल्क और उचित उपचार सरकारी खर्च पर कराए जाने की मांग भी रखी गई। वहीं जिले में संचालित सभी अवैध पटाखा फैक्ट्रियों की सघन जांच और खुशखेड़ा हादसे की भी निष्पक्ष जांच करवाए जाने पर जोर दिया गया। कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन को और तेज करने की भी चेतावनी दी है। आज अधिकारियों से भी हम मिल रहे हैं और 3 दिन पहले भिवाड़ी में जो एक अग्निकांड हुआ, विस्फोट हुआ, एक प्रशासन की लापरवाही हुई, उसके संदर्भ में हम आज एक ज्ञापन दे रहे हैं और हम एक जांच की मांग उठा रहे हैं कि वहां पे प्रशासन के आग के नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया। तीसरा दिन है आज, उसके बाद भी किसी भी कोई जो इसके अधिकारी है या जो जिसके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, किसी पे गाज नहीं करी। 7 मजदूरों की मौत होगी, 90% से ज्यादा जले हुए हैं, उनका कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो प्रशासन गैर जिम्मेदारान तरीके से कार्य कर रहा है। आज यहाँ पे बड़े हमारे यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्टेट मिनिस्टर भी हैं, राज्य सरकार भी, विधानसभा तक चल रही है, लेकिन आज चौथा दिन है। लेकिन चौथे दिन में आज कोई कार्रवाई नहीं करी है कि और कल आप देखिए, कल एक प्रशासनिक अधिकारी हमारे कांग्रेस के नेता ने ये जाके बताया कि 2 फैक्ट्रियां और संचालित हो रही हैं कुछ दूर पे, और उसके कहने के उपरांत भी उन्होंने जांच नहीं करी, और जब जांच करी तो पता लगा कि 2 फैक्ट्रियां वहां पे संचालित हो रही हैं। और हमारे जो वहां का तहसीलदार है, तहसीलदार ने गाली गलौज तक और आर्गुमेंट तक किए। तो ये आप ये मान लो कि प्रशासन अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को खींच वो कर रहा है कि प्रशासन कैसे हमारे लोगों को दबाया जाए। और वहीं खुशखेड़ा हादसे के बाद अब सचेत हुए विभाग छापेमारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि इसी क्रम में पुलिस ने 2 फैक्ट्रियों और एक गोदाम पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल, तैयार पटाखे और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जब्त की हैं। साथ ही संचालक हेमंत कुमार शर्मा और फैक्ट्री मैनेजर अभिनंदन तिवारी को हिरासत में लिया गया है। एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि तीनों इकाइयां शाहजहांपुर निवासी हेमंत कुमार शर्मा के नाम लीज पर ली गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यहां बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था। संबंधित विभागों से लाइसेंस और एनओसी की पुष्टि की जा रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस को फैक्ट्री परिसर से पटाखा बनाने की मशीनें, रासायनिक मिश्रण, बारूद नुमा पदार्थ, फ्यूज वायर आदि मिले हैं। गोदाम से तैयार पटाखों की बड़ी खेप जब्त की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि इकाइयों में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था। यहां अग्निशमन उपकरण पर्याप्त नहीं थे और आपात निकास की व्यवस्था भी अधूरी थी। पुलिस को आशंका है कि यहां कई मजदूरों से जोखिम भरे हालात में काम करवाया जा रहा था, जिनमें कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं। इसी वजह से श्रम विभाग को सूचित कर रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि खुशखेड़ा में गारमेंट फैक्ट्री की आड़ में अवैध रूप से पटाखे बनते थे। यहां विस्फोट के बाद आग में 7 श्रमिकों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में सख्ती बढ़ा दी है। संयुक्त टीम द्वारा अन्य फैक्ट्रियों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। श्रीमान आईजी साहब जयपुर रेंज के निर्देशन में, श्रीमान एसपी साहब तिजारा साहब के निर्देशन में आज कार्रवाई करी हमने और सूचना डेवलप करते हुए जहाँ इसका स्टॉकिंग हो रहा था उसको भी आज हमने रेड करते हुए 2 और फैक्ट्रियों को पकड़ा है। उसमें कई सारा जो माल, पहली वाली जो फैक्ट्री जिसमें कल ब्लास्ट हुआ था उसी तरह का माल यहाँ पर मिला है, विस्फोटक पदार्थ है। इसके संबंध में प्रत्यक्ष से थाने पर FIR दर्ज करते हुए और कार्रवाई की जा रही है। माल की जो गणना है वो अभी पर्चा मौका पर जो कमेटी आई हुई है वो गणना कर रही है। गणना के बाद आपको क्लियर उसमें बता दिया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद सारी चीज़ क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन मोटा मोटा भी यहाँ पर माल है, उस माल का स्टॉक किया हुआ है। ये तीसरी फैक्ट्री है। दूसरी फैक्ट्री पर DPSP तिजारा मौके पर है। दूसरी फैक्ट्री में बड़ी संख्या में प्रोडक्शन के मशीनरी है, क्या वो सब सीजर कार्रवाई में रहेंगी? वो सारी सीजर हो रही है। उसके लिए सीजर अधिकारी जो थाने से DO है वो गए हुए हैं और DPSP जो तिजारा है वो उसमें जांच कर रहे हैं। ये सभी फैक्ट्रियाँ सर हेमंत शर्मा जो हिरासत में लिया गया है कल के मामले में, क्या उसी की है? हाँ, अभी प्राथमिक जांच में आया है कि ये सभी हेमंत शर्मा की है और
इस संबंध में उस पर पूछताछ की जा रही है। हेमंत शर्मा कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका हेमंत शर्मा शाहजहाँपुर का रहने वाला है और ये इस व्यवसाय में कब से आया, क्या है, इसके बारे में उससे जानकारी प्राप्त की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इसको हिरासत में ले रखा है पुलिस ने? अभी उससे प्राथमिक तौर पर पूछताछ की जा रही है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर होती है उसको हिरासत में। ऐसा जांच में अभी शुरुआती जांच में सामने पता लग रहा है, ऐसा सूचनाएं मिल रही हैं कि हेमंत शर्मा एक पुलिस अधिकारी का भाई है और उनके पूरे संरक्षण में ये पूरा काम चल रहा था। ये एक जांच का विषय है और उसमें उनका क्या रोल है, क्या नहीं रोल है, इसमें उनके भाई को वहीं अलवर शहर क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण, संग्रहण और निर्माण की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जांच दल गठित किए गए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने इसके आदेश जारी किए हैं। एमआईए में इंडस्ट्रियल एरिया है और इस थाना क्षेत्र के लिए अलवर एसडीएम माधव भारद्वाज एवं एमआईए थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य थाना क्षेत्र के लिए अधिकारियों एवं संबंधित एसएचओ को सदस्य बनाया गया है। उन्होंने अलवर शहर में पटाखों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय स्थलों की सघन जांच की हिदायत दी है। साथ ही कहा है कि बिना वैध लाइसेंस पटाखों के संग्रहण और निर्माण सहित अग्नि सुरक्षा मानकों एवं विस्फोटक नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई होगी। उधर खुचखेड़ा हादसे के बाद एमआईए क्षेत्र में भी संबंधित विभाग सर्वे करवा रहे हैं। वहीं मत्स्य उद्योग संघ अलवर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता के अनुसार यहाँ की किसी फैक्ट्री में अवैध कारोबार या गतिविधि के संचालन की सूचना नहीं है। साथ ही पटाखा या बारूद से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि केमिकल से संबंधित इकाइयां सुरक्षा मापदंडों का पालन कर रही हैं। इसके अलावा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की उचित व्यवस्था है। हालांकि अध्यक्ष गुप्ता ने सतर्कता बनाए रखने पर जोर दिया है। जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद एमआईए में किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है। आप भी नहीं चाहते कि इस तरह का हादसा हो और केमिकल जोन है, काफ़ी संवेदनशील है। क्या एक्चुअली क्या एमआईए में इस तरह के कुछ अभी तक कोई ऐसा इनपुट नहीं है कि जहाँ पर इस तरह की कोई भी फैक्ट्री में पटाखे की या इस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग होती हो। और केमिकल इंडस्ट्री सब अपने पैरामीटर्स पे जो सेफ्टी पैरामीटर्स पर काम करते हैं एमआईए में। ऐसा नहीं है, एमआईए में जितनी फैक्ट्रियाँ सब अपने सेफ्टी पैरामीटर्स पर काम कर रही हैं। तो ऐसी कोई वारदात जैसी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है भिवाड़ी में, ऐसी एमआईए में संभावना नहीं है। फिर भी आपको लगता है सतर्कता जरूरी है? सतर्कता जरूरी है, हाँ सतर्कता 100% जरूरी है कि अगर मान लो कोई ऐसी इन्वेंचुअलिटी हो जाती है तो उसके लिए हमको अपने सतर्कता जैसे इक्विपमेंट्स रखने चाहिए, जिससे अपने सेफ्टी इक्विपमेंट से अपन अपनी फैक्ट्री का, अपने एम्प्लॉय का सेफ्टी हो सके। तो आपको लगता है कि एमआईए में सरकारी बड़ा अस्पताल भी बनना चाहिए जो इस तरह की कोई घटना हो तो तुरंत रिलीफ मिल सके? नहीं, जैसे एमआईए में जो नो डाउट 24 घंटे फायर ब्रिगेड की सुविधा है, जिसमें वाटर के साथ साथ केमिकल से इस तरह के हैं कि कोई भी ऐसा शॉर्ट सर्किट हो, इस तरह की वारदात होती है तो उसको इमीडिएट अपन बुझा सकते हैं। अलवर के खेड़ली सैयद में कार सवार 5 बदमाशों ने एक बुजुर्ग दुकानदार को दुकान से बाहर घसीटा और लाठियों से सर फोड़ दिया। हमलावर जाते जाते दुकान के गले से 20,000 रुपए भी लूट ले गए। घायल हुए 70 वर्षीय चंदन के बेटे बाबूलाल ने बताया कि उसके पिता दुकान पर अकेले थे। इसी दौरान मनीष अपने 4 साथियों के साथ कार में वहां पहुंचा। इन्होंने दुकान में घुसकर बुजुर्ग पिता का कॉलर पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए बाहर सड़क पर ले आए। साथ ही जान से मारने की नीयत से उनके सर पर वार किए। वहीं आरोपी गले में रखे 20,000 रुपए भी लूटकर फरार हो गए। उधर जांच अधिकारी एएसआई नमो नारायण ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़ित की पुत्री काजल ने पूरे घटनाक्रम और इसके कारणों की जानकारी दी। 15 तारीख को शिवरात्रि के दिन लेखराज आया था और पापा मंदिर में बैठे हुए थे तो आके दबाव बनाया राजीनामे का, क्योंकि आज से 4 साल पहले मेरे भाई का मर्डर किया था। दौलत राम वगैरह 12 लोग थे, उन लोगों ने तो उसका दबाव बनाते कि राजीनामा कर लो, तुम जल्दी से क्यों इतना परेशान हो रहे हो, कर लो नहीं तो आगे चल के तुम भी मरोगे, तुम भी नहीं बचोगे। 16 तारीख को लेखराज का बेटा मनीष और उसके साथ 4 लोग आए कार में, मेरे पापा को घसीट के बाहर निकाला है दुकान से। उनके साथ मारपीट हुई है और डंडे और पत्थर से उनके सर में चोटें मारी गई हैं जी। और अभी मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, पुलिस को एफआईआर दी गई है। अच्छा, कहाँ लगी आपके पिताजी के? सर में और हाथों में। अच्छा, हाँ, छिले हुए हैं। ये वही लोग हैं कि आपके भाई के? ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे भाई का मर्डर किया था। अच्छा। तो ये दूसरे लोगों को भेज के हम पे दबाव बना रहे हैं। अच्छा, क्या दबाव बना रहे हैं? राजीनामा करो। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? हम राजीनामा नहीं कर सकते, 4 साल तक केस लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। अच्छा, तो इसमें उस टाइम किसने करी थी आपके भाई की?
हत्या दौलतराम, भगवान दास, हरिराम, रामकिशोर, पूनम, मीना देवी, मोहिनी, ममता और गोदावरी, टाइगर को निकाल दिया पुलिस ने। शादी का झांसा देकर 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राजेश को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो नंबर 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने दोषी पर 3,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2024 को अलवर शहर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार यौन शोषण किया। प्रकरण की जांच पुलिस अधिकारी रामेश्वर लाल ने की। कोर्ट में आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 22 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 1 लाख रुपए दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को अनुशंसा की है। 17/10/2024 को पीड़िता द्वारा स्वयं थाने में जा कर के और रिपोर्ट दर्ज कराई कि जो मुलजिम राजेश है, जो उसे शादी का झांसा दे करके बहला फुसला कर उसके साथ कई बार यौन शोषण कर चुका है और फिर उसके बाद उसने किसी अन्य जगह सगाई कर ली और जिससे पीड़िता ने व्यथित होकर के और अलवर शहर के एक थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी राजेश के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की। चार्जशीट प्रस्तुत करने पर अभियोजन की ओर से 15 विटनेस और 22 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कराई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट के द्वारा आज मुलजिम राजेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 3,30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वर्ष 2026-27 के आय व्यय अनुमान बजट पर जवाब के दौरान अलवर को अनेकों सौगातें मिली हैं। इस पर वन मंत्री और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में बजट प्रस्तुत किया गया। वहीं रोड मैप बजट पर सामान्य बहस के जवाब के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अलवर जिले को अनेकों सौगातें दी हैं। इसके तहत अलवर जिला चिकित्सालय में बेड क्षमता बढ़ाकर 750 की जाएगी। वहीं गोविंदगढ़ में PhD AN कार्यालय खुलेगा। साथ ही राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, अलवर ग्रामीण, कठुमर आदि विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों की लागत से सड़कें बनवाई जाएंगी। पिनान के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। यहां कैंट्रा ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। इसके चलते कार 4 बार रोड पर पलटी खा गई और इसमें बैठे 4 लोग घायल हो गए। इनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार घायल मनप्रीत दिल्ली के जनकपुरी से अपनी बहन जसलीम कौर, मां जसवीर कौर एवं भांजी साक्षी को लेकर अलवर आ रहे थे। रास्ते में पिनान रेस्ट हाउस के पास पीछे से गति तेज से आ रही कैंट्रा ने उनकी कार को टक्कर मार दी। यह सभी लोग मनुमाग स्थित गुरुद्वारे में आ रहे थे। उधर पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ियों को सड़क किनारे कर यातायात सुचारू करवाया। दिल्ली से आ रहा था, मेरे साथ मेरी मदर जसवीर कौर, मेरी सिस्टर जसलीन और मेरी छोटी भांजी 4 साल की साक्षी जी। हम लोग पिनानी की तरफ जा रहे थे। पिनानी रेस्ट एरिया में वॉशरूम वगैरह होके जैसे ही हाईवे पे निकले तो पीछे से एक ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी। पहले मारी गाड़ी फिर भी संभल गई, दूसरी बार उसने भागने के चक्कर में इतनी देर टक्कर मारी कि गाड़ी 2-3 बार पलटी खा के डिवाइडर की तरफ घुस गई और सबकी जान जाते जाते बची है और गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। अभी कहाँ लगी है, किन के कहाँ लगी? मेरे मदर जो हैंडीकैप हैं उनके फिर दोबारा स्पाइन इंजरी हुई है, सिस्टर के शोल्डर, लेग, मेरी छोटी भांजी के स्पाइन में पेन बता रही है, मेरे नेक, स्पाइन एंड लेग में पेन है। अच्छा, तो पुलिस आ गई थी मौके पे? पुलिस लेट आई है। ऑन द मौके पे NHAI की टीम एम्बुलेंस आ गई थी। वो हमें वहाँ से छोटे हॉस्पिटल पिनानी डिस्पेंसरी में ले गए, जहाँ पे हमें टेटनस और पेन किलर के इंजेक्शन लगाए गए। उसके बाद हमें रेफर कर दिया गया राजीव गांधी हॉस्पिटल अलवर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्याय आपके द्वार के तहत बुधवार को अलवर बस स्टैंड पर शिविर लगाया गया। इसके जरिए आमजन को लोक उपयोगी सेवाओं के बारे में कानूनी जानकारी प्रदान की गई। प्राधिकरण के PLV मुबीन खान ने बताया कि शिविर में बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, नगर निकाय और स्वास्थ्य सेवाओं आदि से जुड़ी शिकायतों को लेकर जानकारी प्रदान की जा रही है। ये आज हमारे अलवर बस स्टैंड के पास
जो मेन गेट है उस पे शिविर लगाया जा रहा है। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के माध्यम से लगाया जा रहा है। इस तरह की जानकारी किसके तहत दी जा रही है? जो लोक उपयोगिता सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी देते हुए आम जन को ये जानकारी दे कि इसके माध्यम से नल, बिजली, सड़क या कोई बैंकिंग, बीमा संबंधित कोई प्रॉब्लम हो या बस यात्रा, कोई टिकट संबंधित कोई समस्या हो, उनका हम सिंपल तरीके से बिल्कुल फ्री मुफ्त शिकायत दर्ज करते हैं और एक फॉर्म भरा जाता है। उसमें हम आधार कार्ड लगाते हैं, उसकी फोटोकॉपी और मात्र एक बार कोर्ट बुलाते हैं। उसके बाद सारा काम फ्री का होगा और वो डिपार्टमेंट अपने स्वतः ही करवाएगा। ये न्याय आपके द्वार नामक अभियान चलाया गया है जो 3 महीने से बढ़ाकर और 3 महीने बढ़ाया गया है। मेरा नाम मुबीन खान है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर में PLV के पद पर काम कर रहा हूँ। अलवर के लाल डिग्गी के समीप मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने बुधवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। नेशनल टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े पदाधिकारी संजय ने बताया कि निदेशक डॉक्टर KC खंडेलवाल के जन्म दिवस को इस आयोजन के जरिए सार्थक बनाया गया। इसमें सोसाइटी से जुड़े सभी पदाधिकारियों का सहयोग रहा। ये सर आज नेशनल टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है। जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर KC खंडेलवाल, आज इनका जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में नेशनल टेक्निकल एजुकेशन द्वारा ये भंडारे का आयोजन किया गया। सर ये 125 किलो आटे की हमने पूड़ियाँ और उनका प्रोग्राम किया है। जब तक प्रभु इच्छा तक जब तक जो आए आता चले। सहयोग सेवा संस्थान की ओर से 2 बेटियों का मायरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब तक कुल 198 युवतियों को मायरा प्रदान किया जा चुका है। स्कीम 5 स्थित संस्था कार्यालय पर हुए आयोजनों में बेटियों के चरण धोकर स्वागत किया गया। इसके बाद गीत संगीत के मध्य हल्दी मेहंदी की रस्में अदा की गई। वहीं मायरे के रूप में संस्था परिवार की ओर से अनेक उपहार दिए गए। साथ ही शगुन के तौर पर कन्यादान की राशि दी गई। कार्यक्रम में ज्योति शर्मा, शीला गुप्ता, शकुन गुप्ता, प्रमीला गुप्ता, राम प्रकाश, मिठन लाल, धर्मवीर यादव, दीप्ति जसोरिया, राजगुप्ता और विपिन जैन आदि उपस्थित रहे। जमीन पर कब्जे की कोशिशों से परेशान दिव्यांग ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। साथ ही संबंधित पोर्टल पर शिकायत की गई है। ग्राम करौली निवासी अमरू के अनुसार जमाबंदी में उसके नाम जमीन का रिकॉर्ड है। इसके बावजूद कुछ पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसे लेकर पीड़ित तहसीलदार से भी मिला लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया है। अमरू है मेरा नाम साहब। क्या समस्या आ रही है? समस्या साहब ये आ रही है, मतलब जोरा जबरी मेरा उनका तबादला की बात थी। मेरा बेटा का मकान बना पड़ा है उसमें और जोरा जबरी दूसरी पार्टी लो हसना पुत्र रुद्दार, हसना पुत्र आस मोहम्मद, जोरा जबरी दूसरा रजिस्ट्री कर दी और मेरा बेटा का मकान ही बना हुआ है उसमें। और मैं तहसील में पहुंचा, मैंने एप्लीकेशन लगाया तो मेरी सुनाई ना करी तहसीलदार ने और 1 लाख रुपया खा रजिस्ट्रार ने वहाँ रजिस्ट्री पास कर दी। तो मकान तुम्हारा है वो? हाँ मकान हमारा बन रहा है। मकान गिराना की उसकी धमकी दे रहा है वो। अच्छा अच्छा। पाल्ट तो कब से चल रहा है ये मामला? मतलब 13 तारीख से मतलब चल तो रहा है 2-3 महीने से। हमने पक्का अंदाजा जब पड़े तो 13 तारीख में रजिस्ट्री पास कर दी। तो फर्जीवाड़े से रजिस्ट्री पास की है? हाँ मतलब जैसे मतलब सहमति से ना करी, हमारी सहमति से। अच्छा, वो कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? वो करौली का ही है साहब। करौली के रहने वाले हैं? करौली। तब क्या कह रहे हैं वो तो कुछ ना करे साहब, वो तो मतलब ओढ़ कर रहा है, मारना पीटने की धमकी दे रहा है। अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित खाटू श्याम मंदिर में 5 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ बुधवार सुबह बाबा खाटू श्याम को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मेला 2026 जो कि 5 दिन का था, 14 फरवरी से प्रारंभ हुआ। आज 18 फरवरी को भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है और ये भंडारा 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा और परसों 20 तारीख को 28वीं पदयात्रा अलवर से खाटू धाम श्री श्याम प्रभु के रथ के साथ रवाना होगी। 25 तारीख को खाटू पहुंचेगी और बाबा के चरणों में ध्वजा अर्पण कर हमारे श्री श्याम मेले का समापन कर दिया जाएगा। जल संरक्षण की दिशा में निरंकारी मिशन द्वारा सशक्त कदम उठाते हुए प्रोजेक्ट अमृत का 4था चरण आरंभ किया जा रहा है। इसका भव्य शुभारंभ 22 फरवरी को सुबह 8 से 12 बजे तक सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के निर्देशन में देश भर में होगा। इसी क्रम में निरंकारी मंडल द्वारा राजकीय जिला अस्पताल, शिशु और जनाना अस्पताल सहित टीबी हॉस्पिटल में स्वच्छता अभियान चलेगा।
जिला संयोजक निरंकारी सोमनाथ के मार्गदर्शन और सेवा दल संचालक शिलीराम की देखरेख में होने वाले अभियान के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा होंगे। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा ने बताया कि यह विशाल अभियान देश भर में 1500 से अधिक स्थानों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। यह जन आंदोलन नदियों, झीलों, तालाबों एवं झरनों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए भी समर्पित है। अलवर में ईटराना फाटक के पास स्थित मौनी बाबा गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई गई। इस अवसर पर करनी माता व्यवस्था समिति के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा के नेतृत्व में 11वीं गौ सवामणि भी संपन्न हुई। वहीं करनी माता व्यवस्था समिति के संरक्षक गोवर्धन लाल खेमानी को भारतीय सिंधु सभा बहादुरपुर इकाई अध्यक्ष बनने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महाराज बालक दास, महाराज जानकी दास, राजेंद्र महाराज, विष्णु शर्मा, नरेश चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण लक्ष्य और प्रकाश बेनीवाल सहित नागपाल शर्मा, कमल आचार्य और रविंद्र जोशी आदि मौजूद रहे। उधर गौशाला के संचालक राजेश जोशी के अनुसार जन्मदिन, पुण्यतिथि या वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर यहां गौ सवामणि के लिए संपर्क किया जा सकता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मौसम में बदलाव और बारिश ने सर्दी फिर से बढ़ा दी है। जिले भर में बुधवार को रुक रुक कर बारिश का दौर चला, साथ ही दिन भर बादल छाए रहे। गौरतलब है कि जिले भर सहित मालाखेड़ा क्षेत्र में गुरुवार को फुलेरा दोज के अबू सावे पर बड़ी संख्या में शादियां हैं। इससे एक दिन पहले बारिश ने आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन सरसों उत्पादन किसान अधिक चिंतित हैं। खेतों में सरसों की फसल पककर खड़ी हुई है, कई जगह कटाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरसों की क्वालिटी पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के चलते बुधवार को सुबह से ही बरसात का दौर जारी रहा। इससे गेहूं की फसल को फायदा होगा और कटी हुई सरसों की फसल को नुकसान होने का डर बना हुआ है।
किसानों ने कटी हुई उपज को ढक भी दिया है, लेकिन उन्हें आशंका सता रही है। उधर ओलावृष्टि की स्थिति में खेतों में खड़ी सरसों की पकी फसल और गेहूं में नुकसान हो सकता है। उधर बरसात के कारण सर्दी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उधर बानसूर क्षेत्र में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके चलते पिछले कुछ दिनों से बड़े तापमान में फिर से गिरावट आ गई। वहीं गेहूं के लिए यह बारिश खासी लाभदायक साबित होगी। किसानों को इससे गेहूं की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। बानसूर क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही थी। इसी को लेकर अल सुबह अचानक मौसम ने करवट ली तथा तेज हवाओं के साथ बानसूर क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे तथा उनके सरसों तथा गेहूं की फसलों के लिए यह बारिश जीवनदायिनी साबित हो रही है। किसानों ने बताया कि अगर 1 या 2 बारिश ऐसी और हो जाती है तो अच्छी पैदावार होने की संभावना है। और मालाखेड़ा मंडल द्वारा हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत राजगढ़ गेट स्थित हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना हुई, साथ ही कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर नगर पालिका परिसर में सभा हुई। वक्ताओं ने कहा कि समरसता, प्रेम और हिंदुत्व की भावना जागृत करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस हिंदू सम्मेलन को विभिन्न साधु संतों ने भी संबोधित किया। अलवर जिला मुख्यालय पर राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुख्यालय के बाहर वेलकम टू अगेन का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन गंदगी और नाली की बदबू से यहाँ आने वाले पर्यटक क्या छाप लेकर जाएंगे, यह विचारणीय है। इस सड़क पर बारिश का पानी जमा रहता है और नाले तक इसकी निकासी के लिए व्यवस्था नहीं है। रेलवे स्टेशन के पास स्थित यह कार्यालय अधिकारियों की उदासीनता को साफ दर्शा रहा है। अब बात अकबरपुर की, जहां बगीची वाले हनुमान जी महाराज के स्थान पर हनुमान जयंती को लेकर तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में 108 रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ अब तक 69वां रामायण पाठ संपन्न हो चुका है। हनुमान जयंती तक ये सिलसिला चलेगा और इसके बाद हवन यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अलवर से भव्य शोभा यात्रा यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पर हनुमान जयंती के आयोजन पे 108 रामचरितमानस पाठ का आरंभ हुआ है और जो कि आज 69वां नंबर रामायण पाठ है, जो कि 28 मार्च के दिन रामायण समापन होंगे। उसके बाद में सुंदरकांड के पाठ स्टार्ट होंगे। उसके बाद में 2 अप्रैल की हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर विशाल भंडारा होता है। काफ़ी 15-20 हज़ार आदमियों का वो भंडारा होता है और काफ़ी लोगों की अलवर से हनुमान जयंती की झांकी आती है। तो काफ़ी लोगों का उत्साह होता है यहाँ पर। बजट घोषणा के तहत अकबरपुर के से काली खोल मार्ग का निर्माण स्वीकृत हुआ है। ऐसे में लोगों ने भजनलाल सरकार सहित अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित पूर्व विधायक जयराम जाटव एवं स्थानीय नेताओं का भी आभार जताया है। इसे लेकर मिठाई का वितरण हुआ। गौरतलब है कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से अकबरपुर से काली खोल तक 4.2 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण कार्य कराया जाएगा। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल और शिवदयाल ने बताया कि यह मार्ग जर्जर हाल बना हुआ था। अब बजट घोषणा के तहत सड़क बनने से समस्या दूर हो पाएगी। घोषणा राजस्थान सरकार का जो बजट आया 2026-27 का, इसमें कल हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो रिप्लाई में घोषणा की है, उसमें हमारे अकबरपुर से काली खोल रोड का नवीनीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारे सांसद और केंद्र में मंत्री भूपेंद्र यादव जी और यहाँ से पूर्व विधायक जयराम जाटव जिनकी सिफारिश पे ये कार्य हुआ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये सड़क मार्ग बिल्कुल जर्जर था। बरसात के दिनों में भी आए दिन उधर से जो बच्चे स्कूल पढ़ने आते थे उनको भी काफ़ी परेशानी होती थी। बानसूर के गूता स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उद्यान उप निदेशक गोपाल लाल मीणा एवं कृषि विज्ञान केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर शर्मा द्वारा किया गया, जबकि मंच संचालन दिनेश कुमार तक्षक ने किया। केंद्र प्रभारी और अन्य विशेषज्ञों ने फल के बगीचे लगाने, फव्वारा सेट, मिनी स्प्रिंकलर और बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र एवं इस पर अनुदान आदि की जानकारी दी। तकनीकी सत्र के तहत दुर्गापुरा से आए मुख्य ट्रेनर सत्यनारायण चौधरी ने उच्च उद्यानिकी तकनीकी के बारे में बताया, साथ ही संरक्षित खेती को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कृषकों से कहा कि वे अपने फार्म हाउस को स्मार्ट फार्म में बदलकर नवाचारी काश्तकार बने। उप निदेशक उद्यान गोपाल लाल मीणा ने बागवानी की चुनौतियां एवं संभावनाओं पर भी जानकारी दी। रासायनिक उर्वरकों के बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने का आह्वान भी किया। समापन पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र एवं बैग वितरित किए गए। शाहजहांपुर कस्बे में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचीन श्याम मंदिर से नाहरेड़ा तालाब तक महिलाओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा से हुई।
महिलाओं ने सर पर कलश धारण कर एवं हाथों में पताकाएं लेकर यात्रा निकाली। वहीं नाहररेड़ा तालाब पर सभा की गई। हालांकि पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण कार्यक्रम में अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पाई, जबकि नीमराना में आयोजित इसी प्रकार के कार्यक्रम में खासी भागीदारी रही थी। उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता बहादुर सिंह कावत ने की। इस अवसर पर आरएसएस के जिला कार्यवाह मनोज यादव सहित क्षेत्र के कई संत, महंत एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। इनमें महाराज फूलनाथ, महाराज धर्मानंद, महाराज भगवान दास, यादव समाज अध्यक्ष जगपाल सिंह यादव, अभिषेक कौशिक, राजपूत सभा अध्यक्ष एसएस शेखावत, हरिपाल मीणा, पूर्ण पंडित, लीलाराम चौधरी, विजय प्रकाश सैन, लक्ष्मी नारायण हिंदू और अनिल कुमार आदि शामिल थे। वक्ताओं ने हिंदू समाज की एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से 3 बेटियों का कन्यादान किया गया, साथ ही उनके चरण धोकर आशीर्वाद लिया गया। फाउंडेशन अब तक 329 कन्यादान कर चुका है। संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10 प्रकार के निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। साथ ही कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए शिक्षा संस्कार कक्षाएं, सरकारी स्कूलों में संसाधन, असहाय परिवारों को राशन और विबंधित बच्चों की पढ़ाई में सहयोग जैसे कार्य शामिल हैं। उधर कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि इस अवसर पर 3 बेटियों को घरेलू सामान दिया गया। वहीं सेवा कार्यों के लिए सुनीता शर्मा को सम्मानित किया गया है। कमाई की ओर से कन्यादान का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हम लोगों ने प्रोग्राम जो है वो अचानक किया था, उससे पहले भी हम लोग करते हैं। हमारे साथ बीच में आए नहीं खुशबू जी हैं। इन्होंने स्टेटस पर जब देखा कि कन्यादान है तो ये अपनी सास के साथ, मदर इन लॉ के साथ आई है। कुकर वगैरह, और ये मेरे से कई बार संपर्क भी पहले कर चुके कि मेरे लिए कोई सेवा बताइए। तो ऐसी बहनों के लिए हम तालियां बजाते हैं। जो लोग केवल व्हाट्सएप पे ही पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, फेसबुक पर देखते हैं। तो अभी ये महावीर साड़ी की ओर से हमें साड़ियाँ प्राप्त हुई है और ये बेटियों को दी जा रही है। बहन जी ये रखो सबके आगे। इनको बर्तन दिए रेड क्रॉस की ओर से, रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बर्तन दिए जा रहे हैं। गैस के चूल्हे हैं, मिक्सी है, प्रेस है और ये घड़ी है और दीवार की भी घड़ी है। हमारे बीच में पायल जी हैं, प्रतिभा जी हैं और ये सब सेवा भावी लोग हैं। सुनीता है। आप ये बोलो कि हमने खुद ने खरीदा, हमारे माँ बाप ने खरीदा, आजो उससे आपका आत्मसम्मान बना रहेगा। नहीं तो कोई ऐसे ओछे लोग भी होते हैं जो ये कह देते हैं तो मांग के लाई है, तो बच्ची में हीन भावना आती है। इसलिए ऐसा मत बोलना। और आटा भी है, वैसे हम तेल भी देते हैं, आप तुरंत तो नहीं हो पाया। इसके अलावा नेक कमाई फाउंडेशन और हमने 2 स्कूल चला के ज्ञान संस्कार वृक्ष के नाम, ये मैडम खड़ी है, ये चलाती है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार है। अगर उससे संस्कार अच्छे होंगे तो वो जीवन में उन्नति करेगा। उधर कार्यक्रम में रक्तदान एम्बेसडर तारेश दोरवाल सहित सुरेश गुप्ता, हुंडी वाले, पायल प्रधान, प्रतिभा सिंह, जितेंद्र सेतिया, सुनीता शर्मा, खुशबू भारद्वाज, राजकुमार अदलखा, भवना सैनी और माया सैनी आदि की मौजूदगी रही। कन्यादान कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी, खानचन चिमनी बाय हजरती ट्रस्ट और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट का सहयोग रहा। तिजारा जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष बलराम यादव के नेतृत्व में खुशखेड़ा हादसे को लेकर भिवाड़ी एडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई गई। अध्यक्ष यादव ने बताया कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए इस दर्दनाक हादसे में अनेक मजदूरों ने जान गंवा दी। यह अवैध फैक्ट्री थी और अब तक दोषियों के विरुद्ध ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने अवैध पटाखा फैक्ट्री के संचालक एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा खुशखेड़ा में एक और अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा कर वहां धरना दिया गया था, लेकिन टपुकड़ा तहसीलदार द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया गया और इसके चलते इस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अलवर की ओर से एक निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से अलवर को विकसित करने पर विचार विमर्श हुआ। वहीं युवाओं को उद्योग लगाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उठाने का आह्वान किया गया।
इस अवसर पर मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष मनोज गुप्ता एवं अलवर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष निकुंज सांगी मौजूद थे। खासकर ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र पर चिंतन किया गया। वहीं विश्वकर्मा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं आदि से अवगत करवाया गया। मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 10 लाख तक का लोन बिना गारंटर के है। इसके अलावा अन्य योजनाएं भी हैं जिनमें बिना गारंटी के ऋण मिल सकता है। वहीं युवाओं और उद्योगपतियों को योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। उधर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक संजय प्रधान ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना है। उद्योगपतियों को सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी देकर उद्योगों के विस्तार के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही नए उद्योग लगाने के लिए युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए संबंधित स्कीम से अवगत करवाया गया। प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अभी तक 450 आवेदन मिले हैं। आज जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के द्वारा जो अपने ओडीओपी योजना है उसके तहत अलवर जिले को ऑटो कंपोनेंट को एक जिला एक उत्पाद के रूप में चुना गया है। पंचगौरव कार्यक्रम के तहत एक कार्यशाला हमारे द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें जो विभाग की जानकारी योजनाएं हैं, ओडीओपी योजना 2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, एमएसएमई योजना 2024 और आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2024, युवा विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024, इन योजनाओं का हमने सभी उद्यमियों को जानकारी प्रदान की गई है। सर, बजट में जो घोषणा हुई है कि 10 लाख तक के लोन, उस पर काफ़ी विस्तार से जानकारी दी। आपको लगता है कि 1 लाख युवाओं को राजस्थान में अगर उद्योगपति बनाएंगे, व्यापार से जोड़ेंगे तो बेरोजगारी कम होगी और राजस्थान का विकास होगा? सरकार की नई योजना ही है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसमें आने वाले 3 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान है। इसके तहत अलवर जिले को 200 इस वित्तीय वर्ष में जनवरी से मार्च तक 200 के टारगेट दिए थे। इसके अगेंस्ट में हमारे को अभी तक 450 एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। तो इससे लग रहा है कि काफ़ी युवा इस योजना से जुड़ रहे हैं और काफ़ी फायदा इस योजना से होगा। नो डाउट आज की तारीख में बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही है इंडस्ट्रिस्ट को। आज हमें जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है उसको एक एक उद्योगपति तक पहुंचाने में या नए एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम आयोजित कर रही है, जिससे आने वाले समय में यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। आज गवर्नमेंट की स्कीमों को कई बार होता है कि एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंच नहीं पाती और उसका फ़ायदा नहीं ले पाते। तो इस तरह की जो वर्कशॉप आयोजित की जाती है, इनके माध्यम से यंग एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा उठाना चाहिए। सर, अभी जो सरकार ने बड़ी योजना शुरू की है 10 लाख तक के लोन की, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, जिसकी जानकारी भी दी। आपको लगता है कि युवाओं के लिए बहुत अच्छी है और इसमें युवा आगे बढ़ सकते हैं? युवाओं के लिए बहुत फायदामंद है। ये जितनी भी योजना है युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर मान किसी योजना का फायदा उठाते, गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव है, इंटरेस्ट इंसेंटिव है, अगर मान लो आपका 5 करोड़ तक का लोन है, 6% आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, तो ये एंटरप्रेन्योर्स को तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। सर, बैंक लोन नहीं देती हैं तो इसमें बिना गारंटी के लोन है और पहले पाओ पहले आधार पर है। 1 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की स्कीम है। आपको लगता है बड़ी स्कीम है? नहीं, 1 करोड़ तक का तो नॉन कोलेटरल लोन मिल जाता है, जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं होती 1 करोड़ तक की। और सेकेंडली ODOP, ये एक बहुत बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के बारे में ये समझे कि अगर अपन एक्सपोर्ट भी करना चाहें तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इंसेंटिव है, जैसा कि अभी बताया सारे स्कीम्स में, तो उनका बेनिफिट लेना चाहिए। सर, अलवर को जैसा आप बता रहे हैं, एक जिला और एक उत्पाद के उसमें रखा है, ऑटो कंपोनेंट को रखा है अलवर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने अलवर के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हाँ, और नो डाउट आज अपने ऑटो कंपोनेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनको अपन अपने प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं, वही प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। थानागाजी स्थित श्री नर्वदेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा के तहत बुधवार को अनेक प्रसंग सुनाए गए। यहाँ संत स्वामी कमलदास बापू द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। इसके छठे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
खासतौर पर महिला भक्तों में शिव महापुराण कथा सुनने के लिए खासा भक्ति भाव नजर आ रहा है। पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजगढ़ पंचायत समिति सभागार में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन विकास अधिकारी विक्रम सिंह की मौजूदगी में हुआ। इसका उद्देश्य पंचायत राज संस्थाओं को खुद के राजस्व स्रोत विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना था। साथ ही पंचायत स्तर पर वित्तीय सुदृढ़ता बढ़ाने और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान इटेको टेक्निकल सर्विसेज के मास्टर ट्रेनर श्याम सुंदर शर्मा ने विस्तार से जानकारी प्रदान की। मास्टर ट्रेनर के रूप में आज राजगढ़ के ब्लॉक राजगढ़ के प्रशिक्षण दिया। इसमें मेन रूप से अपने ग्राम पंचायत स्तर पर लगे स्टाफ के लिए जो विभिन्न आय के स्रोत हैं, राजस्व के जो स्रोत हैं, उनके बारे में बताया गया। जैसे कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे आय के विभिन्न स्रोत हैं, जो कर वसूली आदि, शुल्क, अनुदान, विभिन्न प्रकार के दान जो प्राप्त होते हैं, उनसे ग्राम पंचायत की जो आय है उसमें वृद्धि होती है। और जब आय वृद्धि होगी तो ग्राम पंचायत जो है वो आत्मनिर्भर बनती है, और आत्मनिर्भर जब ग्राम पंचायत बन जाती है तो वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने के बाद उसकी बाहरी शक्तियों से जो निर्भरता है वो कम हो जाती है, और जो विकास कार्य हैं उनमें ग्राम पंचायत अपनी प्राथमिकता और अपने नियमों के आधार पर समय समय पर विकास कार्य करवा पाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के तहत हमें जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो ये है कि ग्राम पंचायतों में आय कैसे बढ़े, ग्राम पंचायतें कैसे समृद्ध हो, इन सभी के बारे में हमने अवगत कराया कि आपका कौन सा कर लगाया जाए, कैसे आय का स्रोत बढ़ाए, जल स्रोतों को कैसे उनके ऊपर कर लगा के हमारी जो निजी आय है वो कैसे बढ़ाएं, जो चारा का जो ज़मीन है उसको हम कैसे डेवलप करें, उससे हम कैसे आय का स्रोत बढ़ाएं जी। काफ़ी चीज़ों की हमें अच्छी जानकारी दी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायतों की जो निजी आय है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके संबंध में ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसमें हमारे जो प्रशासकगण है, सचिवगण और जो अन्य कार्मिक है पंचायत उन्होंने भाग लिया। हमारी पंचायत शाखा से भी भाग ले रहे हैं पीओ साहब। और इसका मेन मकसद पंचायत राज की जो संस्था है उनकी स्वयं का जो ओवन सोर्स है निजी आय उसको कैसे बढ़ाया जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई वोल्टेज लाइन से फार्म हाउस मैनेजर की मौत के बाद हत्या के लगे आरोप। नौगांवा के धनेटा गांव में सामने आई घटना। खुशखेड़ा के भीषण हादसे को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। वहीं भिवाड़ी पुलिस ने कई जगह अवैध पटाखे और सामग्री जब्त कर 2 को किया गिरफ्तार। वृद्ध दुकानदार का सिर फोड़कर लूटी हजारों की नकदी। खेली सैयद में हुई वारदात। और शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप के दोषी को हुई 20 साल की जेल। पोक्सो। इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।